अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समर अब्बास से। पाकिस्तान की पल पल तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर एक और अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए जो कि आज होने जा रहा है, उसमें अपोजिशन ने हमजा शहबाज के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है और अब हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान एक बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के अहम तरीन ओहदे पर। अब ये सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं है, बल्कि इसका असर जो है इतवार को इस्लामाबाद में होने वाली तहरीक अदम एतमाद पर भी पड़ सकता है। चूँकि ये परवेज़ इलाही साहब की जो सूरत हाल है वो इस वक्त एक टफ मुकाबला जो है वो दे रहे हैं हमजा शहबाज साहब को, और बड़ा टाइम लगा, पूरा दिन लग गया अपोजिशन को ये मुशावरत करते, ये सोचते, ये प्लान करते कि किस को वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट उतारा जाए। अब इसमें बड़ी टफ पोजीशन अपोजिशन के लिए थी कि एक तो परवेज़ इलाही साहब एक तगड़े कैंडिडेट हैं और एकदम से सेंटर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले हैज़र्ड में पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन कॉल करना, बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करना, ये एक सरप्राइज़ ज़रूर था अपोजिशन के लिए, जिससे अपोजिशन के रैंक्स के अंदर, अपोजिशन के कैंप में एक सवाल भी उठा कि अचानक से ये जो हो रहा है, कहीं परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन तो नहीं रहे, कहीं उन्हें कहीं किसी जगह से कोई एश्योरेंस तो नहीं मिल गई। कुछ सिग्नल्स के हवाले से लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो पूरा दिन ये सोच विचार रहा कि हमजा शहबाज को परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में अगर उतारते हैं, वो हार जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होगी। इसलिए बड़ा टाइम लगा अपोजिशन को सोचने में। नंबर 2, कुछ देर पहले शायद हरकात अब्बासी साहब थे हमारी ट्रांसमिशन में, तो वो ये बता रहे थे कि हमजा शहबाज साहब जो है वो खुद बजाते खुद वो इस चीज़ पर ज़्यादा एग्रीड नहीं थे। उनकी तरफ से भी मुज़ाहमत थी कि लोग क्या कहेंगे, पार्टी के अंदर भी सवाल उठेगा, बाहर से भी लोग सवाल करेंगे कि ऊपर बाप यानी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म और नीचे पंजाब में बेटा जो है वो वज़ीर आला बन जाए। तो इस पे बहुत सारे लोगों में जो है तशवीश की लहर जो है वो उठ सकती है। लोग परेशान इस पे अपनी तशवीश का इजहार कर सकते हैं, लेकिन फिर फाइनली पार्टी की जानिब से ये फैसला हुआ कि चूँकि परवेज़ इलाही साहब है मुकाबले में, तो कोई कमज़ोर कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं, उससे एक तो अपोजिशन जो है वो अपनी कमज़ोरी भी दिखाएगी हमजा शहबाज को पीछे हटा के। नंबर 2, इसमें परवेज़ इलाही साहब के जीतने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो उनका इन्फ्लुएंस है पंजाब की MPs पर वो बहुत ज़्यादा है, उनका कनेक्शन बड़ा डीप है। यही वजह है कि जब हम देखते हैं मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं पंजाब के अंदर, जिसमें अगर आप बात करें जहांगीर तरीन ग्रुप की, तो जहांगीर तरीन ग्रुप भी जो है वो पूरे ग्रुप की सूरत में किसी एक की हिमायत की तरफ नहीं जा पा रहा। वो 13 लोग, वो 12 लोग 19 में से जिन्हें नून लीग के टिकट्स की कंफर्मेशन है, गारंटीज़ हैं, वो तो जा रहे हैं जी हमजा शहबाज साहब को वोट करने के लिए, जबकि दीगर 7 लोग जो हैं वो वोट देंगे परवेज़ इलाही साहब को, जिन्हें नून लीग की तरफ से किसी किस्म की टिकट की कंफर्मेशन नहीं मिली। तो यूँ एक स्प्लिट जो है उन अपोजिशन के रैंक्स के अंदर, उन हुकूमत के अपने जो मुनहरफीन हैं, जो अपने नाराज़ धड़े हैं, उनके अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये स्प्लिट जो है हमें पंजाब की हद तक तो नज़र आता है, लेकिन सेंटर में ऐसा कोई स्प्लिट हमें नज़र नहीं आ रहा। सेंटर में 25 लोग वो ही हुकूमत के अपने मुनहरिफ हुए हैं, बागी बने हैं खान साहब के ख़िलाफ़, कि जिन्हें अगले टिकट की गारंटी एश्योरेंस जो है आइदर नून लीग की तरफ से या JUI की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई है। एक एक्सेप्शन हम जो है वो आमिर लियाकत साहब की ज़रूर है, कि जिन्हें मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने कोई भी टिकट देने का फैसला नहीं किया, कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं दी, लेकिन आगे उन्हें साथ लेकर चलने की गारंटी ज़रूर दी जा रही है। पंजाब में ओन चौधरी साहब के हवाले से कोई भी इत्तफाक की राय नहीं हो सका। उन्हें जो उनके भाई हैं वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ जो नून लीग के अपने जो खोखर बरदरान हैं वो बड़े तगड़े हैं, बड़े मजबूत हैं, इसलिए उनके भाई को भी टिकट नहीं मिल पा रहा। लिहाजा ओन चौधरी साहब भी जो हैं वो भी फिल वक्त हमें परवेज़ इलाही साहब की जानिब उनके कैंप में जाते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही साहब पर एतमाद का इजहार किया है और ये फैसला किया है कि भरपूर तरीके से वोट दिया जाएगा जनाब परवेज़ इलाही साहब को। जो छीना ग्रुप है, छीना ग्रुप के अंदर भी तकसीम नज़र आ रही है, उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो अपोजिशन की तरफ जाती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट करेंगे परवेज़ इलाही साहब को। इस तरह से ये डिवीजन जो है तहरीक इंसाफ के अपने ग्रुप्स के अंदर, हाँ जो अलीम खान ग्रुप है उसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सिक्का बंद इस वक्त हमजा शहबाज साहब को वोट करने जा रहे हैं
जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है। 186 वोट्स हासिल करने हैं पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को। लेकिन अब यहाँ पे हिकमत अमली बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन ये चाह रही है कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफीन हैं उन्हें सामने ना लाया जाए, वो एब्सटेन कर जाए। अगर परवेज़ इलाही साहब का नंबर कम होता है और उनके मुकाबले में 2-4 वोट यानी कि 1 वोट भी उनसे अगर ज़्यादा मिल जाता है हमजा शहबाज साहब को, तो फिर कोशिश की जाएगी कि उन मुनहरफीन का वोट ना डाला जाए। क्योंकि अगर वो मुनहरफीन में से कोई लोग आके वोट डालते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं आर्टिकल 63A के तहत। वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, आगे फिर गवर्नर जो है वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कर सकता है, वो एक माइनॉरिटी वज़ीर आला बन जाएगा। इसलिए पीटीआई के अंदर अपोजिशन के कैंप में ये अब ये डिस्कशन चल रही है, बड़ी सीरियसली ये स्ट्रेटजी वहाँ पे बनी है कि रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि पहले मरहले में वोटिंग होगी, दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक को 186 का मैजिक नंबर जो है वो हासिल करना होगा। अगर कोई भी 186 तक नहीं पहुंच सकता फिर दोबारा वोटिंग का अमल जो है दोहराया जाएगा। दूसरी मरतबा वोटिंग के अमल में असेंबली के अंदर मौजूद जो अरकान होंगे उनकी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि उनके आधे अरकान जो हैं वो जिसको भी वोट दे देते हैं या उनमें से जिसकी ज़्यादा तादाद जिसकी तरफ चली जाती है वो पंजाब का वज़ीर आला बन जाएगा। इसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। अब अपोजिशन जो है वो रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है। वो पहले मरहले में कोशिश करेगी हतल वसा, अगर परवेज़ इलाही साहब जीत ना रहे हुए तो फिर उन बंदों को सामने नहीं लाया जाएगा। तो इस सूरत में इम्कान तो बड़ा कम है कि परवेज़ इलाही साहब 186 का जो है वो नंबर जो है वो उस तक पहुंच जाए। तो रन ऑफ की सूरत में ये चांस है कि हमजा शहबाज साहब ये इलेक्शन जीत जाए। लेकिन इस इलेक्शन का बड़ा सख्त असर जो है वो पड़ सकता है सेंटर के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस पर। ये मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जो मुनहरफीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान जो हैं वो सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि कहीं बाजी पलट तो नहीं रही, कहीं जो इदारे हैं जो न्यूट्रल थे वो खान साहब के हमायती कैंडिडेट के हक में अगर हो गए हैं तो कोई वहाँ पे पॉलिसी चेंज तो नहीं होगी, कहीं अपोजिशन के साथ हाथ तो नहीं होने जा रहा, तो वो लोग शायद अपनी राय बदल दें। कुछ दीगर इत्तेहादियों में भी शायद कोई राय तब्दील हो जाए। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी ज़रूर है पंजाब में परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन एक दिन पहले कराने की, क्योंकि बाद में करते तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है फिर तो परवेज़ इलाही साहब के लिए 1% चांस भी नहीं रहता था पंजाब में वज़ीर आला मुंतखब होने का। दूसरी तरफ अब जो स्ट्रेटजी है तो इस वक्त पलड़ा जो है पंजाब में वो ज़रूर भारी है हमजा शहबाज साहब का, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। वो किसी भी किस्म का सरप्राइज़ देने की भरपूर अहलियत रखते हैं। ये सरप्राइज़ मिलता है तो अपोजिशन जो है वो 24 घंटे के लिए ज़रूर एक परेशानी की सूरत में पड़ जाएगी। परेशानी की सूरत हाल जो है यहाँ अपोजिशन के कैंप में वो पैदा हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, अब खान साहब जो हैं जो उन्होंने फैसला किया कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक फाइट करेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आज उन्होंने बताया भी ये इंटरव्यू के अंदर भी जो उन्होंने ARY को दिया कि 3 ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके सामने रखे गए थे। पहला ऑप्शन था फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए, यानी फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए। सेकंड ऑप्शन था वो इस्तीफ़ा दे दें। थर्ड ऑप्शन जो रखा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ये था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करें। तो खान साहब ने जो सबसे बेहतर ऑप्शन जो उन्हें लगा था वो था फौरी तौर पर असमियत तहरील करके नए इलेक्शन की तरफ जाना। लेकिन उस के लिए ज़ाहिर है अपोजिशन को जो तहरीक अदम एतमाद है वो वापस लेना पड़ती, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर या CM जो है वो असेंबली तहरीर नहीं कर सकता। तो वो ऑफर लेकर जो इदारों के सरबराहान हैं, जो अस्करी हुकाम हैं, वो अपोजिशन के पास भी आए थे कि क्यों ना आप तहरीक अदम एतमाद अगर वापस ले लें तो खान साहब नए इलेक्शन कराने पर तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन ने उन पर एतमाद नहीं किया, एतबार नहीं किया, और अपोजिशन ने कहा कि हम हर सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। खान साहब को अगर वो ग्रेसफुल तरीके से जाना चाहते हैं तो वो इस्तीफ़ा दे दें। मेरी राय में इस्तीफ़ा ना देने का फैसला खान साहब का बेहतर है। एक नई रिवायत कायम होगी। इससे पहले जो भी तहरीक अदम एतमाद किसी के खिलाफ आई सेंटर में, तो इससे पहले कोई वोट आउट हुआ भी नहीं है अदम एतमाद के नतीजे में, लेकिन प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर लोग जो हैं वो वोट आउट हुए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलोचिस्तान हैं, उनके खिलाफ जब नंबर गेम पूरी हो गई अपोजिशन की या उनके अपने जो पार्टी के लोग मुनहरफ हुए थे तो जाम कमाल साहब को मुस्तफ़ी होना पड़ा था। इससे पहले आपको पिछले टेन्योर में याद है कि जब मुस्लिम लीग नून के थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब CM थे, उनके खिलाफ जब अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा हो गया था उनके मुखालफिन के पास, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था बड़े ग्रेसफुल तरीके से। लेकिन इमरान खान
जो कि खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। अब उसमें आप देखें कि ये जो पंजाब वाली मूव है, बड़ी अच्छी मूव वो चल गए हैं। इससे पहले परवेज इलाही को नॉमिनेट करना भी बड़ी अच्छी मूव थी। किसी न किसी हद तक वो लोगों के जहनों में एक सवाल जरूर पैदा कर देते हैं कि शायद कुछ खान साहब के हाथ में चीज़ें बेहतर हो जाए। अभी तक तो जाहिर है जो ओवरऑल देखी जाए स्ट्रेटजी खान साहब की, उसने कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि कोई भी मुनहरफीन में से एक सिंगल बंदा भी वापस तहरीक इंसाफ के कैंप में नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों में, अपोजिशन में, मीडिया के रैंक्स के अंदर ये सवाल ज़रूर उठता है कि यानी कि गैर यकीनी ज़रूर है कि क्या पता इतवार को कुछ हो जाए। लेकिन आज डस्ट काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी है और ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि कल शाम में ही हो गई थी खान साहब का खिताब सुनने के बाद, कि अब खान साहब जो हैं वो अलविदा हो रहे हैं, उनके अलविदा होने का वक्त आ चुका है। और इसमें जो एक और स्ट्रेटजी आज तहरीक इंसाफ की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो सामने आई, फवाद चौधरी साहब को फ़रोग नसीम साहब की जगह पर वज़ीर क़ानून बना दिया गया है। और वज़ीर क़ानून बनते ही फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले जो फैसले किए, दो बड़े फैसले किए। एक तो उन्होंने ये फैसला किया कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाए, जिस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाए कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक एजेंडा है, एक कंस्पिरेसी, एक साजिश है इमरान खान साहब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश है। तो इसलिए इस साजिश के तहत चूंकि ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अमल को रोक दे फिल वक्त। इस पर हमने कानूनी माहिरीन से बात की थी, वो ये कह रहे थे कि बहुत कम ऐसा चांस है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को रोका जाए। बहुत कम इसका इम्कान नज़र आ रहा है, ऐसी नज़ीर कोई नहीं मिलती। ताहम ये भी साथ बताया जाता है कि माजी करीब में जो पार्लियामेंट के अंदर जो मामला हैं, अंदरूनी मामला हैं, जब वो ले जाए गए अदालतों के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहाँ से वन लाइनर जवाब मिलता रहा है। ये पार्लियामान का मामला है, ये पार्लियामान का इशू है, पार्लियामान का मसला है, पार्लियामानी मामला है, इसको पार्लियामेंट के अंदर ही रिजॉल्व किया जाए, हमें इस मामले के अंदर ना लाया जाए। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें कोई जुडिशियल कमीशन कायम करने की तरफ जाए, गवर्नमेंट से कहे कि आप इसमें सबूत लेकर आए, ताहम वोटिंग के अमल को ना रोका जाए। ये कहा जाए कि साथ साथ हम इस मामले को देखेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो बातें हुई हैं, वो अहमियत की हामिल ज़रूर हैं कि अपोजिशन के बकौल ये इत्तफाक ज़रूर हो सकता है कि वहाँ अमेरिका कहता है कि इमरान खान को पाकिस्तान में वो बर्दाश्त नहीं करते, इमरान खान अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ मामला अच्छे हो सकते हैं, और इधर पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद जो है वो उन्हीं दिनों में आ जाती है। अपोजिशन तो इसे इत्तफाक कह रही है, वो ये भी कह रही है कि इसकी प्लानिंग तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, 3-4 महीने पहले से। जो रूस का दौरा है वो तो हुआ था फरवरी में हुआ था, और ये प्लानिंग तो बहुत पहले से थी, जनवरी से या उससे पहले से प्लानिंग थी। अगर ये अमेरिका को लगता है कि रूस के दौरे की वजह से खान साहब को हटाना है और किसी और को अपोजिशन में से लेके आना है। बहरहाल अब जो भी मामला होता है उसमें एक चीज़ क्लैरिटी आज ये भी आ गई है कि अभी तक PMLN की तरफ से ये डिसाइड नहीं हुआ, अपोजिशन ने ये डिसाइड ही नहीं किया अभी तक कि वो टेन्योर कितना होगा अगले वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का। चूँकि इसमें 3 मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब से हमारी बात हुई थी, वो ये फरमा रहे थे कि हम तीनों ऑप्शंस को देख रहे हैं, या तो हुकूमत संभालते ही फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करते हैं असम्बलियाँ तोड़कर, नंबर 2 है कि 6-7 महीने के बाद हम गवर्नमेंट चला के कुछ चीज़ें ठीक करके फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, और तीसरा ऑप्शन ये भी ज़ेर गौर है कि अगला जो इलेक्शन है तब तक के लिए, यानी कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर 1.5 साल का बकाया जो है वो पूरा करे एक नए प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसमें नाज़रीन जो अहम चीज़ देखने वाली है वो है आर्मी चीफ का तकर्रर। नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना है। अभी भी जो मूव है इसमें बहुत हद तक किरदार जो है, इस मूव के पीछे जो मुहर्रिकात थे उसमें एक बहुत अहम जो नुक्ता था वो था अगले आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से। गो कि आज खान साहब ने ये वाज़ेह किया, वजाहत की कि वो जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, या ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। नहीं बनाना चाहना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उन्हें बनाऊं। बहरहाल ये बाकियों को नज़र आ रहा था कि खान साहब की अल्टीमेट चॉइस जो है वो फैज़ हमीद साहब ही हैं, इसलिए बाकियों ने भाग दौड़ करके फौरी तौर पर यह मूव लाई कि नवंबर का महीना देखने से पहले पहले कोई तब्दीली यहाँ पर आ जाए। और इसमें नाज़रीन अब ये भी है कि अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब की नून लीग की जो गवर्नमेंट आती है वो हर सूरत में उसकी हतर वसा कोशिश होगी कि अगले आर्मी चीफ का तकर्रर जो है वो खुद करे, चाहे वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहरील करके नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं या यही असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं। चूँकि नवंबर में तकर्री होनी है अगले आर्मी चीफ की,
تو کبھی بھی ایسا نہیں نون لیگ پلان کرے گی کہ ایسے ٹائم پہ چھوڑی جائے حکومت کہ جب نومبر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے دور میں آ رہا ہو. اگر نگراں حکومت کے دور میں آتا ہے تو یہ بھی ایک اتنی زیادہ اپوزیشن کے لیے فیوریبل سچویشن نہیں ہوگی کہ اگر نگران سیٹ اپ اگلے آرمی چیف کا تقرر کر رہا ہو تو وہ کوشش کریں گے یا تو موجودہ ٹینیور میں ہی اس کو اتنا ایکسٹینڈ کیا جائے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر یہ خود ہی کریں, یا پھر اگلے سیٹ اپ میں یہ چاہیں گے کہ اتنا جلدی الیکشن کروا دیا جائے کہ نومبر کی تقرری جو ہے وہ فریش مینڈیٹ لے کے اگلا پرائم منسٹر کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ضرور ہیں اور ان کا تعلق جو ہے اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز یا نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب کو قتل کیے جانے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پلاننگ ہو رہی ہے, کچھ انٹیلیجنس معلومات ملی تھی گورنمنٹ کو کچھ ٹائم پہلے, جس کی وجہ سے خان صاحب کی سیکیورٹی ٹائٹ کی گئی. کچھ اس پہ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں, سیاسی حلقوں میں صحافتی حلقوں میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے, ووٹ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے خود کہا کہ میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا, وہ سڑکوں پہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اسے لیڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگلی گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. تو خان صاحب کو گھر پہ بٹھانے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی معلومات دے دی گئی ہوں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تاکہ جان کے خطرے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلیں ہی نہ. گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی ایسی تحریک جو ہے وہ آگے لیڈ نہیں کر سکیں گے اس خطرے کی وجہ سے. دس از ویری لائکلی, ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ مجھے یاد ہے جب 2016 میں خان صاحب نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کا پلان بنایا تھا پاناما پیپرز آنے کے بعد, جب وہ جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہ رہے تھے, تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کا خان صاحب پلان کرے تھے تو نیچے پولیس کھڑی تھی عمران خان چوک پر, تو خان صاحب عمران خان چوک سے آگے نہیں بڑھے تھے, وہ اوپر ہی رہے تھے, حالانکہ پورے ملک سے قافلے پہنچ رہے تھے, کوشش کر رہے تھے یہاں پہنچے, لیکن خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں نکلے تھے, وہ بنی گالہ میں ہی بیٹھے رہے تھے, لوگ جا کے وہیں بیٹھے رہتے تھے, مراد سعید ٹائپ کے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی جلوس لے کے آتے, کوئی نکلتے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں اس وقت بھی ہوئی تھیں. بہرحال جو بھی ہے یہ معاملہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اسپیکر کے تھرو ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں اتوار کے روز. وہ سرپرائز آبویسلی جو آج انہوں نے ریفرنس بھیجا اسپیکر کو کہ ان بندوں کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے یا انہیں ووٹ ڈالنے ہی نہ دیا جائے. تو میری اطلاع کے مطابق اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ ہی مل کے اپوزیشن اپنا ووٹ 172 پورا کر لے, کسی بھی حکومت کے منحرف رکن کا ووٹ استعمال ہی نہ کیا جائے. بہرحال ریڈ زون میں سیکیورٹی ٹائٹ کی جا رہی ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ اتوار کو ریڈ زون سیل کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی غیر ضروری شخص جو ہے وہ ڈی چوک نہ پہنچے. ہاں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این اے جو ہے اپنی گاڑیوں میں بھر کر کچھ لوگوں کو ڈی چوک ضرور پہنچا سکتے ہیں تاکہ کچھ ماحول خراب ہو, کوئی خون خرابہ ہو اور حالات ایسے پیدا ہوں کہ آنے والے جو ہیں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے. کل اہم دن ہے, آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.